नमस्कार, कंसेप्ट लाइफ में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी ज़्यादा क्वेरीज हमें भेजी और अपने नन्हे मुन्नों के इश्यूज़ को हमसे शेयर किया और हमें ये मौका दिया कि हम आपको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकें। इससे पहले कि मैं इस सीरीज़ की सॉल्यूशन का स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहूँगा कि हम ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी एप्लीकेशन हमने जाना है या हमको किसी एक्सपर्ट ने बताया है, हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उसके पीछे हम 3 क्वेश्चन मार्क्स के बारे में जान लें कि 3 क्वेश्चन मार्क्स की नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। वो 3 क्वेश्चन मार्क्स क्या हैं? सबसे पहला है वाई, कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे में जो इशू आ रहा है, किसी भी डिसऑर्डर से रिलेटेड अगर वो इशू है, उसका रीज़न क्या है। हमें जब तक ये पता नहीं होगा कि इसका रीज़न क्या है, हम परफेक्ट स्ट्रेटजी पे, परफेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं जा पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन मार्क है व्हाट। हमें ये मालूम चल गया कि ये इशू क्यों आ रहा है बच्चे में, तो अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस इशू को सॉल्व करने के लिए, इस रीज़न को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और थर्ड है हाउ, कि जो भी एप्लीकेशन हमें मिला है उसको हम अप्लाई कैसे करें। बहुत बार ये देखा गया है ऑनलाइन कि अगर हम जो सॉल्यूशन बताते हैं, कोई एक्टिविटी बताते हैं, कोई स्ट्रेटेजी बताते हैं, तो उसका एप्लीकेशन पेरेंट्स या गार्जियंस अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते, जिससे बच्चे में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता। आप कोई भी एप्लीकेशन अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई कीजिए, बट उसके पीछे इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ही उस एक्टिविटी का एप्लीकेशन शुरू कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारे क्वेरी सेक्शन का। सबसे फर्स्ट जो क्वेरी है वो हमारे पास है, एक्चुअली हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी, इसलिए हमने कई सिमिलर क्वेरीज को मर्ज करके 1 क्वेरी बनाया है। मैं नाम लेना चाहूँगा HK शर्मा जी, मंजू जैन दिल्ली से, पलक नौटियाल देहरादून से। इनकी क्वेरी है कि इनका जो एज ग्रुप है इन सभी के बच्चों का वो 3 to 5 है, और क्वेरी ये है कि बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, एक जगह टिक के नहीं बैठता, उसकी 1 से 2 सेकंड की भी फ्री सिटिंग नहीं है। फ्री सिटिंग मतलब कि जब हम बच्चे को कमांड देके बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बैठना है, तो बच्चा नहीं बैठ रहा, किसी एक्टिविटी के साथ वो इंटरेक्ट होकर बैठ जाता है लेकिन फ्री सिटिंग नहीं दे रहा है। इसी के साथ साथ एक और इशू इन्होंने रिपोर्ट किया है, वो इशू है च्यूइंग का, कि बच्चा नॉन ईटिंग ऑब्जेक्ट्स को भी, जो खाने की चीज़ें नहीं हैं, उन्हें भी मुंह में डालता है, बार बार अपने क्लोथ्स को च्यू करता है। और एक क्वेरी में हमारे पास ये इशू आया है कि बच्चे ने खुद को बाइट करना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर बिहेवियर इतना ज़्यादा सीवियर हो गया है कि बच्चा खुद को बाइट कर रहा है या किसी और को बाइट कर रहा है, तो ये एक डेंजरस इशू है। आप इस पे वर्क शुरू कर सकते हैं, जैसे हम सॉल्यूशन देंगे, लेकिन उसके साथ साथ ही आप किसी पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट या अच्छे बिहेवियर एक्सपर्ट से एक बार कंसल्टेशन जरूर लें, आपको इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ हाइपर एक्टिविटी की। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी इशू का हमें 3 क्वेश्चन मार्क्स जानना जरूरी है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं हाइपर एक्टिविटी पे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बच्चे में हाइपर एक्टिविटी आती क्यों है, उसका कारण क्या है। हाइपर एक्टिव होने का मतलब, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि कई बार जो सामान्य बच्चे होते हैं, जो ऑटिज्म या कोई न्यूरो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से ग्रस्त नहीं होते, वो हाइपर एक्टिविटी करते हैं और पेरेंट्स थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं कि कहीं ये हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर तो नहीं है, कहीं ऑटिज्म तो नहीं है। देखिए, अमूमन कभी पेरेंट्स की ज़्यादा लाड प्यार या ओवर ध्यान देने से बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, और सामान्य बच्चा भी हाइपर एक्टिविटी करने लगता है, तो उसको आप डिसऑर्डर ना माने। अगर बच्चा आपका कमांड फॉलो कर रहा है, आपके कहने से मान जाता है और आपको कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या
देने पर उस बच्चे में हाइपर एक्टिविटी कम होती है तो उसको हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ना माने। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में बच्चा बिल्कुल भी टिक के नहीं बैठ सकता, उसको बार बार आपको पकड़ना पड़ता है, कहीं आप उसको ला ले जा नहीं सकते हो। ये कुछ फीचर्स हैं जहाँ पर हाइपर एक्टिविटी को हम डिसऑर्डर कैटेगरी में रखते हैं। तो अब हम वापस आते हैं कि हाइपर एक्टिविटी कैसे आ रही है। हाइपर एक्टिविटी आने के 3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है कि सेंसरी इशू का डिसऑर्डर होना। सेंसरी इशू किसे कहते हैं हम ये आने वाले अपने एपिसोड में आपको बताएंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर सेंसरी उसको डिमांड आ रही है, मीन्स मैं आपको साधारण भाषा में समझाना चाहूँगा कि जब अगर किसी को भूख लग रही है और आप उसको खिलौना ऑफर कर रहे हो तो उसको उस खिलौने से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको खाना चाहिए। सेम जबकि सेंसरी इशू आता है तो बच्चे को हाइपर एक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि उसको प्रोप्रियोसेप्शन का डिमांड होता है। प्रोप्रियोसेप्शन एक सेंस होता है जिसके डिमांड होने से, उसका बॉडी में डिमांड होने से बच्चा हाइपर एक्टिविटी करता है, उसकी बॉडी बार बार मूवमेंट चाहती है और वो टिक के नहीं बैठता। तो ऐसा होने की वजह से हाइपर एक्टिविटी रिफ्लेक्ट होती है। सेकंड जो हमारा रीजन है वो है अटेंशन डेफिसिट होना, कि जिस बच्चे में अटेंशन डेफिसिट होता है उसको नई नई एक्टिविटी करने को चाहिए होती है, उसको नए नए एरियाज इंटरेक्ट करने के लिए चाहिए, तो वहाँ हमको हाइपर एक्टिविटी दिखेगी। और थर्ड एक रीजन है अटेंशन सीकर्स। अटेंशन सीकर्स मतलब वो बच्चे जो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अटेंशन लेने के लिए, अपने पेरेंट्स का अटेंशन लेने के लिए, आसपास के लोगों का अटेंशन लेने के लिए चीज़ों को फेंकते हैं, तोड़ते हैं, फैलाते हैं, हाइपर एक्टिव रहते हैं। ये 3 कारण हो सकते हैं हाइपर एक्टिविटी रिफ्लेक्ट होने के। अब हम आएंगे क्या कि हाइपर एक्टिविटी को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करें। यहाँ पर इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी एक्टिविटी हम जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं या सजेस्ट करेंगे उसको आपको प्रॉपर डोज बनाकर, मीन्स कि अगर वो 20 मिनट्स की एक्टिविटी है तो आपको बच्चे को दिन में 3 या 4 बार उसको करवाना होगा। धीरे धीरे बच्चा उसमें एडजस्ट होगा और करने लगेगा तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जैसे हम कोई भी दवाई देते हैं वैसे ही आपको थेरेपेटिक एक्टिविटी बच्चे को करवानी होती है तो हमें इम्प्रूवमेंट दिखता है। कई बार पेरेंट्स सिर्फ 1-2 बार एक्टिविटी करवा के छोड़ते हैं और बोलते हैं इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा। उसका कारण ये है कि यहाँ पर बच्चे का प्रॉपर सेंसरी डाइट बनता है जिसके अकॉर्डिंग हमें बच्चे को प्रॉपर टाइम से, प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए डेली एक्टिविटी करवानी होती है तो हमको इम्प्रूवमेंट दिखता है। तो हम वापस आते हैं हाइपर एक्टिविटी में। हाइपर एक्टिविटी में जो सबसे पहली अब हम क्या करवाना है वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हम एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चों को वो है वेट ट्रांसफर। देखिए, मैं आपको साधारण भाषा में समझाना चाहूंगा कि कोई भी पेपर अगर आपकी टेबल से बार बार उड़ता है तो आप उसके ऊपर एक वेट रख देते हैं। सेम थिंग बच्चों में जब भी प्रोप्रियोसेप्शन का डिमांड आता है, उसकी बॉडी को मूवमेंट चाहिए, वहां पर अगर हम उससे ज्यादा वेट वाली एक्टिविटी करवाएंगे, लाइक 5 साल के एज ग्रुप में 1 से 2 kg का वेट बच्चे से हम एक जगह से दूसरी जगह रखवाएंगे बार बार, तो वहां पर एक वेट सेंस फील होगा। वेट सेंस के फील होने से प्रोप्रियोसेप्शन जो सेंस है उसका डिमांड कम होता है, उसकी भूख शांत होती है और बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम होने लगती है। इसमें अब ये कैसे करवाएं, आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि अगर आप वेट ट्रांसफर एक्टिविटी का शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका जो सरफेस है वो हाइट पे रखना होगा। मींस जो दोनों सरफेस जहां से बच्चा वेट को पिक करेगा और जहां पे जाके रिलीज करेगा, जहां जाके छोड़ेगा, जहां से उठाएगा और जहां जाके छोड़ेगा, वो दोनों सरफेस एक ही लेवल पे हाइट पे होनी चाहिए जिससे बच्चे को बैंड ना होना पड़े। कभी कभी क्या होता है, बच्चा बैंड होने के बजाय ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देता है। अगर उसको बैंड होना पड़ेगा तो वो बैंड होने से कतराता है और ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देता है, वेट को फेंक देता है, जिससे उसमें फेंकने का बिहेवियर बढ़ जाता है। तो आप शुरुआत में ध्यान रखें कि अगर आप फर्स्ट लेवल पे वेट ट्रांसफर एक्टिविटी करवाने जा रहे हैं बच्चे को, तो सबसे पहले एक हाइट वाला सरफेस यूज करें और दोनों सरफेस एक ही हाइट पे हो और बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह वेट रखवाना शुरू करें। ये जो एक्टिविटीज हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के दौरान, आपको इस वीडियो में उन एक्टिविटीज के वीडियो भी मिलेंगे जिसमें आप आसानी से देख पाएंगे कि ये एक्टिविटी कैसे करवानी है। सेकंड एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा
वो है बॉडी सॉक। बॉडी सॉक जैसे हम जुराब पहनते हैं, ऐसे ऑनलाइन साइट्स पे या फिर आप बनवा भी सकते हैं बच्चे के लिए। एक कंप्लीट बॉडी का सॉक बनता है जिसमें कंप्लीट जिप होती है, उसके अंदर आप बच्चे को 10 से 15 मिनट तक रखें, जिससे बच्चा बाहर निकलने की कोशिश करता है और अपनी एनर्जी को वहां पर डिलीवर करता है, जिससे भी हाइपर एक्टिविटी बच्चे में कम होती है। थर्ड ऑप्शन हो सकता है हमारे पास पुल्ड एस्केप टेक्निक का। मीन्स हमारे घर में जो रजाइयाँ या गद्दे होते हैं लाइट वेट के, वो 3-4 हम बच्चे के ऊपर बेड पे डाल दें और बच्चे को उनमें से बाहर निकलने को बोलें। जब वो ये सब वेट से बाहर निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी बर्न आउट होती है, उसको एक वेट सेंस मिलता है और उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होती है। चौथा एक टेक्निक है वेटेड गारमेंट पहनाने का, कि आप देखेंगे ऑनलाइन साइट्स पे जाके वेटेड गारमेंट्स बच्चों के आते हैं, वेटेड जैकेट्स आती हैं जो हम बच्चे को पहना देते हैं और दिन भर बच्चा उसको पहने रखता है, जिससे दिन भर उसको एक वेट सेंस मिलता है और उसकी वजह से उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होती है। इसको दूसरे तरीके से, क्योंकि वो वेट जैकेट्स बहुत महंगी आती हैं, कॉस्टली आती हैं, तो आप घर पे क्या कर सकते हैं, आप बच्चे का स्कूल बैग या ऐसा कोई भी बैग ले सकते हैं और उसमें कुछ वेट डाल के बच्चे के एज के हिसाब से आप 15 से 20 मिनट उसको वेट ट्रांसफर करवा सकते हैं। उससे भी आपको हाइपर एक्टिविटी कम नजर आएगी। हाइपर एक्टिविटी में ये टेक्निक्स आप अपनाएं, एक डोज के फॉर्म में, रूटीन के फॉर्म में अपनाएं। आपको 1 से 1.5 महीने में बच्चे की हाइपर एक्टिविटी 20 to 30% कम होती जरूर नजर आएगी, अगर आप प्रॉपर तरीके से करवा रहे हैं। यहाँ इसके साथ साथ मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि खाने के मामले में आप अपने बच्चे को घुली हुई चीनी थोड़ा कम दें और मैदे से बने हुए पदार्थ कम दें, जिससे भी हाइपर एक्टिविटी बच्चे की कम होती है। अब हम नेक्स्ट इशू की बात करेंगे, च्यूइंग और बाइटिंग इशू की। नॉन ईटेबल ऑब्जेक्ट्स को या अपने क्लॉथ्स को या खुद को बच्चा बाइट करने लगता है, तो जानेंगे इसका कारण क्या है और बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। सबसे पहले जो कारण है इसका वो है सेंसरी ओरल डिमांड का पूरा ना होना। आपने देखा होगा अमूमन 1.25 साल एज ग्रुप के बच्चे अपने मुंह में अपनी थंब को सक करते हैं या चीज़ों को हम उनको टीदर्स देते हैं या चीज़ों को वो मुंह में रखते हैं। ऐसा डिमांड बचपन में पूरा हो जाता है, लेकिन अगर ये डिमांड पूरा नहीं हो रहा उसे हम ओरल सेंसरी मोटर का इशू मानते हैं। यहाँ पर अपनी माउथ की डिमांड पूरा करने के लिए, अपने ओरल मसल्स की डिमांड पूरा करने के लिए बच्चा ऐसा करता है कि अलग अलग चीज़ों को मुंह में देना शुरू करता है। पहला कारण इसका ये हो सकता है। दूसरा कारण ओवरलोड ऑफ सेंसरी स्टिमुलस। मीन्स एक साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊंगा तो हम ये कह सकते हैं कि आप कहीं गए हैं और एक साथ बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, अपनी बात कहना चाह रहे हैं, तो आपको किसी की बात समझ में नहीं आएगी और आप थोड़ा सा इरिटेट हो जाएंगे और आप वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो भी सेंसरी डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं उनमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि क्योंकि वहां पर सेंसरी सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, वातावरण एनवायरनमेंट से जो भी चीजें ब्रेन के अंदर जा रही हैं वो एप्रोप्रिएट वर्क नहीं कर रही, वहां पर एप्रोप्रिएट एक्शंस नहीं हो रहे हैं। उस कारण से बच्चे को एक सेंसरी ओवरलोड फील होता है और उसको हल्का करने के लिए बच्चा च्यूइंग करने लगता है या कोई और बिहेवियर करने लगता है या गुस्सा करता है या अपना सर जमीन पर पटकता है। ऐसा अधिकतर देखा गया है कि बच्चे में सेंसरी ओवरलोड के कारण ऐसा होता है। तीसरा जो कारण है वो है कि प्रोप्रियोसेप्शन सेंस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वेट सेंस या मूवमेंट, जब बच्चे को मूवमेंट चाहिएगा तो वहां पर जॉ मसल्स का मूवमेंट करने के लिए, जॉ का मूवमेंट करने के लिए बच्चा बार बार अपने टीथ को ग्राइंड करेगा या चीजों को चबाएगा। ये 3 कारण हो सकते हैं बच्चों की च्यूइंग और बाइटिंग इशू के बढ़ने के। अब हमें क्या करना चाहिए, जो टेक्निक्स हैं वो सबसे पहले टेक्निक है ओरल मसाज। ओरल मसाज टेक्निक आपको इंटरनेट पे कई साइट्स पे मिल जाएगी, आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे और यहाँ पर भी इस वीडियो में भी आपको टेक्निक मिल जाएगी। बच्चों के चीक मसल्स का हमें मसाज करवाना होता है स्लोली लाइट प्रेशर के साथ साथ, जिससे बच्चों का ओरल डिमांड पूरा होता है, प्रोप्रियोसेप्शन सेंस को सेटिस्फेक्शन मिलता है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम करवा सकते हैं ब्लोइंग एक्टिविटी। जितनी भी ब्लोइंग है, फूंक मारने वाली एक्टिविटीज हैं, लाइक कैंडल बुझाना, बबल्स ब्लो करना, बलून ब्लो करना, जितना हम ओरल मूवमेंट करवाएंगे बच्चे से
उतना ज़्यादा ओरल डिमांड पूरा होगा। एक टेक्निक ये भी हो सकती है कि हम हर लिक्विड, अगर बच्चे को सकिंग आ गया है, स्ट्रॉ से कोई भी लिक्विड पीना आ गया है, तो आप कुछ दिनों या कुछ महीने के लिए बच्चे को केवल स्ट्रॉ से पानी पिलाइए या कोई भी लिक्विड पिलाइए। इससे उसके ओरल मूवमेंट बढ़ेंगे और ओरल मूवमेंट बढ़ने के साथ साथ उसकी च्यूइंग और बाइटिंग एक्टिविटी कम होगी। एक और मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूँगा जिसे हम फिंगर ब्रश बोलते हैं। फिंगर ब्रश आप ऑनलाइन साइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं, उसको इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। वो आप फिंगर में पहन के और बच्चे के अंदर ब्रशिंग भी करवाइए और उसके साथ साथ उसके मुंह के अंदर हल्का मसाज करें, लाइट प्रेशर दें, जिससे भी ओरल डिमांड का सेटिस्फेक्शन होता है। इसके साथ साथ हम फेशियल वाइब्रेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में यूज करें। कैसे करना है, कितना प्रेशर देना है, ये सारी एक्टिविटीज आप एक डोज के माध्यम में बनाइए, रूटीन के माध्यम में बनाइए। आपको जरूर इस चीज में सक्सेस मिलेगा और आपका बच्चे में ये इशू धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। हमारी जो नेक्स्ट इकोलेलिया मतलब कि बच्चा वर्ड्स को बार बार रिपीट करता है। जैसे आपने देखा होगा कई वीडियोस में, जैसे हम जो तोते को बोलते हैं सेम वो हमें बोलता है पैरट। सेम बच्चा एज अ पैरट का बिहेवियर शो करता है कि आप उसको कुछ भी बोलेंगे वो आपको रिवर्स बैक देगा, वो आपको वही बोल के देगा, चाहे वो वर्ड है चाहे सेंटेंस में। इसमें कुछ बच्चे सेंटेंस रिपीट करते हैं, कुछ बच्चे केवल वर्ड्स रिपीट करते हैं। मेडिकली इसको हम इकोलेलिया बोलते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इंक्वायरी किसकी है, ये क्वेरीज किसकी हैं। ये है चीनू फ्रॉम गंगापुर राजस्थान से, सेजल वैन अहमदाबाद से, हरिंदर पठानकोट से और सीमा गर्ग जी आगरा से। तो इकोलेलिया के इशू के बारे में हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। कारण इसका ये है कि एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर हमने बच्चे को एक चाबी दी है जिससे एक ताला खोलना है और उस बच्चे को वो ताला खोलना आता नहीं है, बार बार बच्चा वो चाबी लेके ताले के पास जाएगा और आपको लाके वापस दे देगा, वो खोल के नहीं आएगा ताला। सेम मीन्स कि जब तक बच्चे के दिमाग में जो हम बोल रहे हैं वो वर्ड्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे, रजिस्टर नहीं हो रहे, जब तक एक जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वर्ड्स कॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस है, सेंटेंस मेकिंग का जो प्रोसेस है, जब तक हमारा स्पीच एरिया उसके लिए एक्टिव नहीं होता, तब तक बच्चा हमें बार बार वो वर्ड्स या सेंटेंस रिपीट करके देगा, जिसे हम इकोलेलिया बोलते हैं। ये हमें सामान्यतः न्यूरो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स या ऑटिज्म ADHD के केसेस में दिखता है कि जैसे ही बच्चे की स्पीच स्टार्ट होती है तो स्पीच तो आती है, लेकिन बच्चा वही वर्ड्स, वही मीनिंग्स बार बार रिपीट करता है और काफ़ी लंबे सालों तक ऐसा चलता है। कभी कभी बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं कर पाता, केवल रिपीटिशंस ही करता है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट एक टेक्निक है जो अप्लाइड है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट उससे हमें मिलते हैं। हम भी अपने सेंटर में ये टेक्निक अप्लाई करते हैं। वन वर्ड आंसर टेक्निक मीन्स आप सबसे पहले अपने बच्चे को ये सिखाइए, आप सबसे पहले अपने बच्चे पे ये फोकस कीजिए कि उससे वन वर्ड आंसर लेना शुरू कीजिए। ये आप कैसे अप्लाई करेंगे, लाइक आपने अपने बच्चे को बोला आपका क्या नाम है, तो वो भी यही बोलेगा आपका क्या नाम है। अब यहाँ पर आपको एक टैक्टिक देखनी है। जैसे आपने बोला आपका क्या नाम है, आप उसको थोड़ा सा फास्ट बोलोगे और उसका आंसर एकदम से उसके पीछे बोलोगे, लाइक आपके बच्चे का नाम जो भी है, एकदम से अपने बच्चे का नाम बोलेंगे। सो वो नाम सुनेगा और वो नाम को आपको वापस बोलेगा, ना कि उस क्वेश्चन को वापस बोलेगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको शुरू में फास्ट करना पड़ेगा, मीन्स कि आपको सिर्फ बच्चे से आंसर बुलवाना है वन वर्ड में। ऐसे आप पहले कोई भी 10 क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए और उसकी प्रैक्टिस बच्चे से डेली दिन में 3 से 4 बार करवाइए। जैसे जैसे बच्चा, आप देखेंगे 15-20 दिन में, मैक्सिमम 1 महीने में बच्चा वन वर्ड आंसर पे आएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जो बच्चा 2 साल से सिर्फ अपना सेंटेंस रिपीट करता है, अपना नाम रिपीट करता है, वो आपके क्वेश्चन पूछने पर अपना नाम बता रहा है। अगर हम एक बार ऐसा कर पाए तो धीरे धीरे हम 5 वर्ड आंसर पे आएंगे, हम 10 वर्ड आंसर पे आएंगे। मीन्स कि 10 क्वेश्चंस के आंसर्स वो बच्चा देने लगेगा वन वर्ड में। इससे क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो ब्रेन का रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा। मीन्स कहीं ना कहीं वो एक सेंटेंस को रिसीव कर रहा है और रजिस्टर कर रहा है कि मुझे इसका आंसर क्या देना है।
आप देखेंगे कि जब हम 50 क्वेश्चंस पर पहुंच जाएंगे, जब हम 100 क्वेश्चंस पर पहुंच जाएंगे, तो आप देखना शुरू करेंगे कि ऑटोमेटिक जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने बच्चे को नहीं सिखाए हैं या जिन चीज़ों के बारे में आप बच्चे को नहीं बता रहे हो, वो भी बच्चा आंसर देना शुरू करेगा और यहाँ से उसका सेल्फ रजिस्ट्रेशन, सेल्फ IQ यूज करते हुए आंसर देना, सेंटेंस बनाना, स्टेटमेंट बनाना, ये सब चालू होने लगेगा। तो ये एक बेस्ट टेक्निक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे सेंटर के नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्वेरी है वो है ज्योति शर्मा, सुधा चौधरी, कुलदीप कौर पंजाब से और प्रतीक्षा तलमेले नागपुर से। इनका बच्चे भी 5 to 6 एज ग्रुप के हैं और इनका जो मेन इशू है वो है सिटिंग का और स्पीच डेवलपमेंट का। देखिए यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि सबसे पहले हम ध्यान देंगे बच्चे की सिटिंग पे। जैसा कि मैंने पहले इस वीडियो में कहा है कि सिटिंग, बच्चे की फ्री सिटिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स का कंसर्न और फोकस केवल स्पीच पर होता है। तो हम ये बात जान लें कि जब तक हम किसी मोमेंट में रहेंगे, अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ तो मेरा किसी से कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल होगा। सेम अगर ब्रेन एक प्रोसेस में है जहाँ पर वो सेटल नहीं हो रहा, बच्चा एक मूवमेंट में है, हाइपर एक्टिविटी में है, फ्री सिटिंग नहीं दे रहा, वहाँ पर स्पीच आना बहुत मुश्किल होता है। स्पीच एरिया हमेशा बाद में स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो बच्चे के दिमाग में सेंसरी क्लाउड है, जो सेंसरी एक स्ट्रेस है, जब तक वो दूर नहीं होगा बच्चा स्पीच के ऊपर फोकस नहीं करेगा। तो आप सभी के लिए मेरा एक सजेशन ये है कि सबसे पहले बच्चे की सिटिंग पे वर्क करें। सिटिंग पे वर्क कैसे होगा कि हमें कहीं ना कहीं बच्चे की हाइपर एक्टिविटी पे वर्क करना पड़ेगा, जिसका आंसर मैं इसी वीडियो में फर्स्ट इंक्वायरी में दे चुका हूं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सेकेंड थिंग, आप ये टारगेट लें कि अगर आपका बच्चा 5 सेकंड 10 सेकंड की एक सिटिंग दे रहा है, किसी एक्टिविटी या मोबाइल के साथ नहीं, फ्री सिटिंग कि आपने उसको चेयर पे बिठाया और वो 5 सेकंड या 10 सेकंड बैठा, आप अपना एक टारगेट बनाइए। सबसे पहले 1 मिनट की आप फ्री सिटिंग उससे लेंगे कि आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज करवाइए, हाइपर एक्टिविटी कम करने की एक्टिविटीज करवाइए और उसके बाद बच्चे को चेयर पे लाके बिठाएं और नोट करें कि हमारा बच्चा कितनी देर बैठ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आप देखेंगे कि उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होती जा रही है और उसकी फ्री सिटिंग भी बढ़ती जा रही है। तो छोटे छोटे टारगेट्स अचीव कीजिए। जब तक हम 15 मिनट की फ्री सिटिंग बच्चे से नहीं लेते हैं तब तक स्पीच पे वर्क करना इतना इम्प्रूवमेंट नहीं ला के देगा आपको। तो सबसे पहले ये क्वेरीज में जितनी भी ये क्वेरीज हैं वो आप अपने बच्चे पे टारगेट सेट कीजिए कि बच्चे को 15 मिनट की फ्री सिटिंग पे लेके आइए। उसके बाद ही स्पीच से रिलेटेड इशू के बारे में हम आपको सॉल्यूशन देंगे और उसके बाद में आप इस पे फोकस कीजिए। इस एपिसोड की हमारी लास्ट क्वेरी है एस नागर राणा, बेटू गुप्ता और प्रिया पाटिल पुणे से। इन सभी की एक कॉमन क्वेरीज है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे पा रहा है और किसी कमांड पे रेस्पॉन्ड नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे बच्चा बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। बेरा टेस्ट भी करवाते हैं तो वो भी नेगेटिव आता है। तो ऐसा क्या है कि बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा? देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि आई कांटेक्ट बच्चा तब देगा तब वो ऑडिटरी कमांड को रजिस्टर करेगा। ऑडिटरी कमांड मीन्स कि हम जो भी उसको बोल रहे हैं, जो भी हम साउंड स्टिमुलस उसको दे रहे हैं, उसको वो रेस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। वहाँ से हमें आई कांटेक्ट मिलना शुरू होगा। तो बच्चा पहली बात तो इसीलिए आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें साउंड कमांड का रिस्पॉन्स नहीं है, उसमें ऑडिटरी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चा सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारा बच्चा में सेंसरी इश्यूज का डिसऑर्डर है या न्यूरल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से जो भी स्टिमुलस या जो भी एक सेंस उसमें जा रहा है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इस कारण से ऐसा करता है। इसी कारण से उसका बेरा टेस्ट नेगेटिव आता है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहला वर्क करना होगा कि हमें ये जानना होगा कि सेंसरी एरिया क्या है जिससे वो डिमांड में आता है। जैसे हाइपर एक्टिविटी है या कोई टैक्टाइल उसका डिमांड आ रहा है या वेस्टिबुलर डिमांड आ रहा है। ये वर्ड्स आपको सुनने में नहीं लग रहे होंगे बट ये सेंसरी इश्यूज होते हैं जो बच्चा रिफ्लेक्ट करता है।
तो ये बताने से पहले कि हम उसकी ऑडिटरी कमांड पे कैसे वर्क करें, उसका कमांड रिस्पॉन्स कैसे बढ़ाएं, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वो किस सेंसरी इशू को लेकर उसमें डिमांड बढ़ रहा है। जो भी उसमें डिमांड बढ़ रहा है पहले हमें उसकी एक्टिविटी करानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेरी भेजिए तो ये भी भेजिए कि बच्चे के और फीचर्स क्या है, बच्चा हाइपर एक्टिविटी कर रहा है या बच्चा और क्या 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 ऐसी चीज है जो एब्नॉर्मल साइड में हमें दिख रही हैं। इसके बाद भी मैं आपको कुछ एक एक्टिविटीज बता रहा हूँ जिससे आप ऑडिटरी रजिस्ट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात तो वही कि हाइपर एक्टिविटी बच्चे की कम कीजिए और उसका रिव्यू आप इस वीडियो के फर्स्ट क्वेरी से ले सकते हैं कि उसमें हमें क्या करना चाहिए। सेकेंड थिंग, ऐसी कुछ साउंड्स हमेशा जरूर होती हैं जिनमें बच्चा अपना इंटरेस्ट दिखाता है। आप ये देखेंगे कि वो आपकी बात नहीं सुनता, अपना नाम नहीं पहचानता, लेकिन कुछ साउंड्स ऐसी वातावरण में जरूर होती हैं, आपके घर में कुछ ऐसी साउंड्स होंगी या आप जरूर पता होगा आपको कि आपके बच्चे के साथ ऐसे कुछ साउंड्स हैं जिनको वो रिस्पॉन्ड करता है या जिनकी ओर आकर्षित होता है। वो कोई म्यूजिक भी हो सकता है या किसी भी तरह की साउंड हो सकती है। तो सबसे पहले आप बच्चे को एक लिमिटेड पीरियड के लिए 10 से 15 मिनट के लिए अगर आपका बच्चा आई ब्लॉक करवा सकता है तो उसको आई ब्लॉक देके वो साउंड्स उसके ईयर के पास और दूर करना शुरू कीजिए स्लो स्पीड से, जिससे उसका एक रजिस्ट्रेशन डेवलप होता है इस टेक्निक से। उस टेक्निक से जो हमारा ऑडिटरी सेंस है वो अपने लेवल पे आना शुरू होता है। दूसरी चीज, जो भी उसके पसंदीदा साउंड है वो थोड़ा दूर आप अपने घर में किसी दूसरे रूम में जाके उस साउंड को फुल वॉल्यूम में चलाइए और बच्चे को दूसरे रूम में छोड़िए, तो बच्चा अपने आप उसको सुन के वहां आएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप उन साउंड्स को कम करते जाइए और बच्चे का एक रिस्पॉन्स डेवलप होगा कि उस साउंड को सुन के बच्चा आ रहा है। कुछ समय बाद आप उस साउंड के साथ बच्चे का नेम पुकारना शुरू कीजिए, तो आप ये देखेंगे कि कुछ दिनों बाद बच्चा अपने नेम पे रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। लेकिन इस सब के लिए बहुत जरूरी है कि इसके साथ साथ बाकी सेंसरी इश्यूज के ऊपर भी हम काम करना शुरू करें, तो हमें इसमें बहुत फायदा होगा। आप विसल ब्लोइंग भी कर सकते हैं, लाइक दूसरे कमरे में बच्चे को छोड़ के या थोड़ा दूर छोड़ के जहां से बच्चा आपको नहीं देख पा रहा है, आप जोर से विसल ब्लो कर सकते हैं तो बच्चा आपके पास आएगा। धीरे धीरे इसके साथ आप बच्चे का नाम टाइप करना शुरू कीजिए और बच्चे के नाम से बुलाना शुरू कीजिए, तो बच्चा जरूर ऑडिटरी कमांड पे रेस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। सबसे पहले बच्चे का नेम रिकॉग्निशन जरूरी है। नेम रिकॉग्निशन जब वो करने लगेगा तो हमारे बाकी कमांड्स को पहचानेगा। अगर जब तक बच्चा अपना नेम नहीं पहचान रहा है या किसी भी साउंड कमांड को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हमें ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए पहले आप इन टेक्निक्स को अपनाना शुरू कीजिए। तो ये था हमारा ऑनलाइन ऑटिज्म सॉल्यूशन सीरीज का एपिसोड, जिसमें हमने आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की एक छोटी सी कोशिश की। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इन स्ट्रेटेजीज को अच्छे से अपने बच्चों के साथ अप्लाई करना शुरू कीजिए और अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है या आप टेक्निकली उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे सेंटर के नंबर जो कि इस वीडियो में नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं उस पर कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और इवन रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसा कि देखा गया इस बार जिन लोगों ने भी क्वेरीज छोड़ी हैं, पेरेंट्स ने, गार्जियंस ने, उन्होंने अपनी लोकेशंस कम शेयर की हैं, तो आप अपनी लोकेशंस भी शेयर कीजिए जिससे हमें ये पता लगे कि इस एरिया से हमारे पास कितनी क्वेरीज हैं और वहाँ के और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। इसके साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंसेप्ट लाइफ इंडिया, जो कि एक चैनल है आपकी हेल्प करने के लिए ऑनलाइन ऑटिज्म या न्यूरो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें और हमारी जो सक्सेस स्टोरीज इस चैनल पे हैं उनको ज़रूर देखें और लोगों को भी बताएं। सबसे लास्ट में मैं और मेरी कंसेप्ट लाइफ टीम जयपुर राजस्थान इंडिया की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच थैंक्स। नमस्कार।